Hello and welcome to Explorers. So today we are going to start with very first chapter of your NCERT, which is number system. So this is gonna be the introduction part. Then we'll move on to examples, and after that we'll start doing with exercise. अगर हम लोग चैप्टर को नाम से समझने की कोशिश करें, which is number system. So this chapter is all about numbers only. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे और सिर्फ नंबर के बारे में ही बात करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास इन मैथ्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग रियल नंबर की बात करेंगे. और अब ये रियल नंबर क्या है, तो अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो आप थोड़ा सा नाम से रिलेट करने की कोशिश करो रियल नंबर को. रियल नंबर मीन क्या हो सकता है, जो नंबर रियलिटी में एग्जिस्ट करते होंगे, जो नंबर रियल में नंबर होंगे उनको हम लोग रियल नंबर बोलते होंगे. बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जितने भी नंबर के साथ में डील किया है, जितने भी नंबर हमने देखे हैं, सुने हैं, वो सब हमने रियल नंबर ही देखे हैं. इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर. ये सब क्या है, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्या है, ये सब हमारे रियल नंबर है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर की. तो देखते हैं कि इस नेचुरल नंबर के बैग में से क्या क्या निकलता है. नेचुरल नंबर के बैग में से निकला है 1 2 3 4 5 6 7 और अभी बैग के अंदर भी बहुत सारे नंबर्स बचे हैं. तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि इस बैग में से 1 और 1 से आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो सब निकला. ठीक है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होता है, यानी कि 1 और 1 से आगे जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब हमारे नेचुरल नंबर होता है? ऑफ कोर्स कह सकते हैं. ठीक है, तो अगर अभी भी नहीं समझ में आया, so here we go with another example and here is the image in front of you and what you have to do is you have to just count the total number of objects shown in the image. ठीक है, इस इमेज में जितने भी ऑब्जेक्ट शो किए गए हैं आपको उनको काउंट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. एक मिनट कैसे किया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 7 तक जितने भी नंबर्स आपने काउंट किए ये हमारे नेचुरल नंबर है? ऑफ कोर्स कह सकते हैं. 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब हमारे नेचुरल नंबर होता है. So I hope this is possible. Now we'll move on to whole number and again here is the image in front of you and again you have to count the total number of objects shown in the image. एक मिनट क्या बोल रहे हो कि मैम इस इमेज में तो हमें एक भी ऑब्जेक्ट शो ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस इमेज में तो जीरो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है? ऑफ कोर्स इस इमेज में एक भी ऑब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, व्हिच मींस इस इमेज में तो जीरो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है. तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि जीरो नाम का भी कोई नंबर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है? ऑफ कोर्स. तो बस जब ये बात दुनिया वालों को रियलाइज हुई कि जीरो नाम का भी कोई नंबर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो उन लोगों ने ज्यादा दिमाग न लगाते हुए नेचुरल नंबर से पहले एक जीरो ऐड कर दिया और हमारे होल नंबर्स रेडी कर दिए. व्हिच मींस जीरो से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब हमारे होल नंबर्स होता है. ठीक है, तो आई होप दिस इज फास्ट टू अस. नाउ विल मूव ऑन टू इंटीजर्स. अब देखो मैथ्स में इंटीजर्स नाम की चीज कहाँ से आई. जैसे ही दुनिया वालों को रियलाइज हुआ कि जीरो से पहले कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होता है, तो उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हो गए, पॉजिटिव नंबर्स हो गए, एक जीरो हो गया और बस बढ़िया हमारे इंटीजर्स. ठीक है, क्या बोला मैंने, नेगेटिव नंबर्स हो गए, पॉजिटिव नंबर्स हो गए, जीरो हो गया और बस ये सब मिलके हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए. तो बेसिकली जीरो से पहले जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होता है. जीरो के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -1 -2 -3 -4 ये सब क्या है, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स है क्योंकि ये जीरो से पहले आता है. ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये सब क्या है, ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है क्योंकि ये जीरो के बाद आता है. ठीक है, सो हियर इज द नंबर लाइन इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, यहाँ पर सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, सेंटर में आ गया जीरो और बस हमारे इंटीजर्स का नंबर लाइन रेडी है. So here is negative integer, positive integer and zero in front of you. ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या जीरो एक नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है? अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है और ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर होता है. ठीक है, जीरो नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में रहता है. ठीक है, सेंटर में रहता है और ना ये कोई नेगेटिव इंटीजर है ना ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है. इसका बेसिक काम बस इन नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करना है. ठीक है, सो यस जीरो इज इंटीजर बट ना तो ये कोई नेगेटिव इंटीजर है और ना ही ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ विल मूव ऑन टू रैशनल नंबर. अब ये रैशनल नंबर क्या है? सो देखो हम लोगों ने ना प्रीवियस क्लासेस में फ्रैक्शन नाम की कोई चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ऑफ कोर्स पढ़ी थी. अगर नहीं याद है तो देखो हियर इज द पिज्जा इन फ्रंट ऑफ यू और इस पिज्जा को मैंने 4 स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें से 2 स्लाइसेस मैंने अपने स्टूडेंट्स को दे दी. तो टोटल स्लाइसेस मेरे पास कितनी थी, 4, जिसमें से 2 स्लाइसेस मैंने अपने स्टूडेंट को दे दी, व्हिच मींस 2/4. ऐसे हम लोग फ्रैक्शन करते थे. फ्रैक्शन में हमको एक इमेज दिया होता था. ठीक है, जिसमें से कुछ पार्ट शेड होता था. डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते थे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और जितना पार्ट शेड होता था वो हम लोग न्यूमरेटर में लिखते थे. ठीक है, तो बेसिकली ये जो फ्रैक्शन है ना, ठीक है, इसी को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं. ये जो 2/4 आया, ठीक है, ये जो 1/2 आया, ये क्या है, ये हमारा
रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ है तो सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे को समझ में आता है विच इज योर मैथ्स का मार्क्स। तो देखो आप लोग को 100 में से मार्क्स मिलता है, जो टॉपर्स होता है उनको 98, 99 ऐसे मार्क्स आता है, राइट? 95, 96 अप्रॉक्स मार्क्स होंगे। तो उसके बाद में फिर कुछ स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट्स की बात करें तो 55, 65 अप्रॉक्स मार्क्स होता है, ठीक है, 100 में से। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होता है जिनको 100 में से 1, 2, 3 ऐसे मार्क्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो ऐसे मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, बस आपको थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपके मार्क्स होते हैं, जो आपके मैथ्स के मार्क्स हैं, ये किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये क्या है? ये भी हमारे रैशनल नंबर ही होते हैं। अब अगर मैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन की बात करूं, सो द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is known as rational number, ठीक है। अच्छा देखो, अगर अभी तक भी नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो। डेफिनेशन का क्या मतलब है? जो भी नंबर p by q फॉर्म में होंगे, ठीक है, p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। जहाँ पे क्यों हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी एक स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स ले लेता है विच इज 98 अपॉन 100। तो यहाँ पर 98 क्या है? वो p के इक्वल है, और जो 100 है वो q के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है, और p और q दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। 98 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और 100 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। सो ये हमारा डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए 98 अपॉन 100 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जो भी नंबर्स आपको p बाई q फॉर्म में दिख रहे हैं, जहाँ पे p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, q 0 के इक्वल नहीं है, तो वो डेफिनेटली हमारा रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? अब देखो, क्या हम 0 को p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर हम 0 को p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं तो हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है। अब देखो, क्या मैं 0 को 0 बाय 1 लिख सकती हूँ? है ना, 0 लिखो या फिर 0 बाय 1 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो 0 बाय 1 तो एक p बाई q फॉर्म है। यहाँ पे 0 का काम कौन कर रहा है? p कर रहा है, और q का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है, ठीक है। और p और q इंटीजर्स भी है, 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, विच मीन्स कि ये तो हमारा डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 0 और 1 दोनों ही इंटीजर्स है, p बाई q फॉर्म भी है, और q 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब क्या -1 एक रैशनल नंबर है? देखो, क्या हम -1 को p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑफकोर्स -1 को मैं लिख सकती हूँ -1 बाय 1, विच मीन्स कि ये भी एक p बाई q फॉर्म है ना। यहाँ पर -1 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है ना। तो ये भी हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, विच मीन्स कि -1 भी एक रैशनल नंबर है। सो आई होप दिस इज फास्ट क्लियर टू यू। अब देखो, नेचुरल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, और होल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं w से, और इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से, और रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं q से, ठीक है। अब मैं ना आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो देखो, ये जो मिस्टर हैरी है ना, ये इर्रेशनल नंबर को बिल्कुल ऐसे आइडेंटिफाई कर लेता है। क्यों? क्योंकि इनको ना वो 3 ट्रिक्स पता है, जिन 3 ट्रिक्स की हेल्प से ये बहुत इजीली इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो वो ट्रिक्स तो मेरे स्टूडेंट्स को भी पता होनी चाहिए, जिससे वो एकदम इजीली इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना। तो मिस्टर हैरी, बताइए मेरे स्टूडेंट्स को वो कौन सी ट्रिक है जिससे आप एकदम इजीली इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं? अरे, मिस्टर हैरी ने तो हमारे सामने एक लिस्ट दी है। तो देखो, मिस्टर हैरी ने हमें ये 3 ट्रिक्स बताई है। सबसे पहले इसमें से है अंडर रूट, उसके बाद पाई, और फिर उसके बाद इन्होंने हमें बताया है पैटर्न। अब ये क्या है? आप देखो, मैं बता देती हूँ। ओके मिस्टर हैरी, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि ये कौन सी 3 ट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंडर रूट की। अब ये अंडर रूट क्या है? अंडर रूट से रैशनल नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आपको जो भी नंबर अंडर रूट में मिल रहा है, ठीक है, आपको जो भी नंबर अंडर रूट में मिल रहा है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स। वो कैसे? तो अब देखो, अंडर रूट में है हमारे पास में 2, तो क्या अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है। मैंने क्या बोला? जो भी नंबर अंडर रूट में दिख रहे हैं वो तो आग बंद करके इरेशनल नंबर दिख रहा, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4। तो क्या अंडर रूट 4 एक इरेशनल नंबर है? कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे अंडर रूट में है तो है, और कुछ स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नहीं, अंडर रूट 4 एक इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। तो 4 तो हमारा 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर आपको अंडर रूट में मिल रहा है तो वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? जितने भी नंबर रूट में मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे हमारे इरेशनल नंबर, क्योंकि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 2 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 3 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 5 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता।
ठीक है, ऐसे ही हमने बात की थी √4 की, तो √4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हमको बस एक चीज माइंड में रखनी है कि ये जो भी नंबर अंडर रूट में है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अगर ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, और अगर ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो √16 है वो हमारा इरेशनल नंबर है या नहीं है? आप चेक करो, क्या 16 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? ऑफ कोर्स 4 into 4 क्या होता है? 16 होता है। तो 16 हमारा 4 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो अगर ये अंडर रूट में भी है डजंट मैटर, ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो मिस्टर हैरी क्या करता है, सबसे फर्स्ट ट्रिक अंडर रूट से चेक करता है कि ये जो अंडर रूट में नंबर है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अगर ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, और अगर ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप दिस इज फास्ट क्लियर। अब देखो मिस्टर हैरी ने हमें सेकंड ट्रिक क्या बताई थी, पाई। पाई मतलब कहीं पे भी आपको ये पाई मिल जाना, एडिशन की फॉर्म में हो, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो या डिवीजन की फॉर्म में हो, समझ जाना कि नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर को हम किसी भी रैशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। खैर ये तो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना समझ जाओ कि पाई एक इरेशनल नंबर है, और जहां पे भी आपको पाई दिख जाए समझ जाना कि वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर होगा। अब आप लोग बोलोगे कि मैम हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, और 22/7 तो हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 22 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 7 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर ये तो डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 22/7 एक p/q फॉर्म में भी है, जहाँ पर p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर है और q 0 के इक्वल भी नहीं है। तो फिर पाई एक रैशनल नंबर कैसे? देखो ये जो पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें मिस्टर हारी ने एक ट्रिक और बताई थी, क्या बताई थी, पैटर्न। जितने भी डेसिमल नंबर आपको पैटर्न फॉर्म में मिलेंगे वो सब इरेशनल नंबर होंगे। डेसिमल नंबर पैटर्न फॉर्म में मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल 0.02, 002, 0002, फिर 00002, ठीक है, एंड सो ऑन, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। दूसरा एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, पैटर्न फॉर्म कर रहा है मतलब देखो डेसिमल के बाद से नोटिस करना स्टार्ट करो। सबसे पहले वी हैव 02, देन 002, देन 0002, फिर 4 zeros, उसके बाद 2 आएगा, फिर 5 zeros, उसके बाद 2 आएगा, 6 zeros, उसके बाद 2 आएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम बेसिकली पैटर्न समझ गए ना कि पहले 1 जीरो आया, फिर 2 आया, फिर 2 जीरोस आए, फिर 2 आया, अब 3 जीरोस आएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 4 जीरोस आएंगे, फिर 2 आएगा। ठीक है, हम बेसिकली पैटर्न समझ गए। आई होप आपको मिस्टर हैरी की ट्रिक समझ में आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहले वो क्या फॉलो करते हैं, अंडर रूट। ठीक है, जो भी नंबर आपको अंडर रूट में मिल रहा है और वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद पाई, जहां पे भी पाई दिख जाए वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद पैटर्न वाले नंबर, जो भी नंबर आपको एक पैटर्न फॉर्म करते हुए दिख रहे हैं वो क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये जो इरेशनल नंबर होता है ना ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। मतलब देखो टर्मिनेटिंग मतलब एंड, जो चीज टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग वर्ड यूज करेंगे। और जो चीज कभी खत्म नहीं होगी उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, दूसरा वर्ड आता है रिकरिंग, और रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट। ठीक है, रिकरिंग के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, रिपीट यूज करता है। तो जो चीज रिपीट हो रही होगी उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, रिकरिंग बोलेंगे, और जो चीज रिपीट नहीं हो रही होगी उसके लिए हम लोग नॉन रिकरिंग बोलेंगे। तो ये जो इरेशनल नंबर होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, ना तो ये कभी खत्म नहीं होते और ना ही ये कभी रिपीट होते। ठीक है, ये चलते चले जाता है। तो यहाँ पर हमको एक पहचान और मिल गई इरेशनल नंबर की। आप देखो हमने नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की तो बात कर ली कि जो भी नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे, लेकिन जो नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे वो नंबर क्या होंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे मतलब एंड हो जाएंगे। हाँ, 3/4 को सॉल्व करके देखो, अभी वीडियो पॉज करो और 3/4 को सॉल्व करो। जब आपने 3/4 को सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, 0.75। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया मतलब ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, एंड हो जाता है। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। क्लियर और नॉट? ठीक है, आप देखो कुछ ऐसे नंबर्स भी होते होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते होंगे, मतलब एंड भी नहीं होंगे और रिपीट भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1/3 एंड 1/7। ठीक है, अभी आप लोग को फिर से वीडियो पॉज करना है और इसको सॉल्व करना है। जब आप लोगों ने 1/3 और 1/7 को सॉल्व किया होगा तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि ना तो ये टर्मिनेट हुए हैं, मतलब रिमाइंडर तो 0 आया ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए।
प्लस ये जो नंबर्स हैं ये रिपीट होने स्टार्ट हो गए। एक नंबर आपको बार बार रिपीट होते हुए भी दिख रहा है विच इज 3। ठीक है, 3 बार बार आ रहा है। अच्छा, जो नंबर बार बार रिपीट होता है ना उनके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 के ऊपर जो मैंने डैश लगाया है ये बार का साइन है। तो उसके बाद जब आपने 1/7 को सॉल्व किया होगा तो हमको क्या मिला था 0.142857। ठीक है, और उसके बाद से फिर से ये 142857 142857 ऐसे रिपीट होना स्टार्ट हो गया होगा। तो यहाँ पर 142857 बार बार आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.142857 के ऊपर बार। ठीक है, तो अब देखो आपको एक ही चीज माइंड में रखनी है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो क्या मतलब है इररेशनल है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं है तो फिर वो रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर वो टर्मिनेटिंग हो जाता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मिल जाता है तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये सब कुछ क्या है? ये सब हमारे डेसिमल एक्सटेंशंस है। ठीक है, अब देखो जो हमारे रियल नंबर होते हैं ना इनकी भी एक नंबर लाइन होती है। अब रियल नंबर की नंबर लाइन है तो इसका मतलब इस नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर्स लाई करते हैं। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे हमारे नेगेटिव नंबर भी लाई करते हैं, पॉजिटिव नंबर भी लाई करते हैं, जीरो भी लाई करता होगा, डेसिमल नंबर भी लाई करते होंगे। ठीक है, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, सारे नंबर इस नंबर लाइन पे प्रेजेंट है, और इस नंबर लाइन की हेल्प से आप इस नंबर लाइन पर कोई भी नंबर इजीली मार्क कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस नंबर लाइन पे 5 मार्क करो, तो आप इजीली देख पा रहे हो 5 किधर है और आपको बस उसको मार्क कर देना है। सो ये तो बहुत इजी है, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि इस नंबर लाइन पे आपको 5.6 मार्क करना है तो आप कैसे करोगे? आप देखो यहाँ पर है 5, यहाँ पे है 6, हमें क्या मार्क करना है? 5.6। अब हम कैसे मार्क करेंगे? सो देखो 5 के बाद आएगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 एंड 5.9। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पे क्लियरली 5.6 दिख रहा होगा, बस आपको डायरेक्टली 5.6 यहाँ पे मार्क कर देना है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि आप रियल नंबर्स की नंबर लाइन पे कैसे कोई भी नंबर इजीली मार्क कर सकते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। अब ये ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर क्या है? बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि रियल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, अब देखो रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ठीक है, जिसमें से हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना आता है। ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर्स के केस में हम लोग कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे? तो इसके लिए हमको कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ठीक है, सो ये कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इन आइडेंटिटीज की हेल्प से हम लोग बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले वी हैव अंडर रूट ए इंटू बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब देखो इस आइडेंटिटी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अंडर रूट 6, तो क्या मैं अंडर रूट 6 को लिख सकती हूँ अंडर रूट 2 इंटू 3? ठीक है, अब यहाँ पर 2 किसका काम कर रहा है? ए का काम कर रहा है, और 3 किसका काम कर रहा है? बी का काम कर रहा है। ठीक है, सो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 6। ठीक है, और अंडर रूट 6 किसका काम कर रहा है? ए बी का काम कर रहा है। सो बेसिकली इस आइडेंटिटी में हमने क्या किया, अंडर रूट के अंदर जो नंबर था उसको ब्रेक करके दो नंबर्स में लिख दिया है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3। देखो सिंपल सा फंडा है, मैं 15 को 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ? 15 लिखूं या 3 इंटू 5 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी में क्या है? अंडर रूट है, तो जैसे ही अंडर रूट आया मैंने सबके ऊपर अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, तो जैसे हम 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, ऐसे ही हम अंडर रूट 15 को अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ऐसे ही हम अंडर रूट 6 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। सो आई होप दिस इज फर्स्ट क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड आइडेंटिटी। सो देखो अंडर रूट ए अपॉन बी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। इसका क्या मतलब हुआ? सो देखो अंडर रूट में हमारे पास में है 5 अपॉन 3, इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, इस आइडेंटिटी में हमने सिंपली अंडर रूट को ब्रेक किया है और कुछ नहीं किया। पहले सिंगल अंडर रूट था, उसके बाद हमने इस अंडर रूट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले 5 और 3 के ऊपर अंडर रूट था, अब हमने अलग अलग लिख दिया और हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे ये सारी आइडेंटिटीज बहुत इजी है। ठीक है, so now we have to solve root a plus root b into root a minus root b। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी which is a plus b into a minus b is equals to a square minus b square। तो क्या ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी सेम है? ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या है, बस यहाँ पर a और b की जगह रूट a और रूट b है।
ठीक है। यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, रूट ए कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है, रूट बी कर रहा है। ठीक है, बाकी आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है, आपको यही वाली आइडेंटिटी पुट करनी है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या यहाँ पर आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि अगेन ए का काम कौन कर रहा है, रूट ए कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है, रूट बी कर रहा है। ठीक है, सो बिल्कुल सेम है। अब क्या करना है, हमको इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। सो अब देखो रूट ए का स्क्वायर कितना होगा ए, और रूट बी का स्क्वायर कितना होगा बी। ठीक है, सो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a माइनस बी। ठीक है, विच मीन्स रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है a प्लस रूट बी इंटू a माइनस रूट बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम यूज करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ए का काम तो ए ही कर रहा है, लेकिन बी का काम कौन कर रहा है, रूट बी कर रहा है। ठीक है, बस इतना सा चेंज है, और ये चेंज करने के बाद हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखो हमें सॉल्व करना है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको अंडर रूट ए को पकड़ लेना है, अंडर रूट ए के मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे, अंडर रूट सी के साथ करोगे। उसके बाद इस अंडर रूट ए के मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे, अंडर रूट बी के साथ में करोगे। उसके बाद फिर आपको बी को पकड़ लेना है, फिर बी के मल्टीप्लाई अंडर रूट सी के साथ में करोगे, और फिर अंडर रूट बी के मल्टीप्लाई अंडर रूट डी के साथ में करोगे। उसके बाद इसको सॉल्व करके आपको कुछ ऐसा मिलेगा। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ऐसी आइडेंटिटी तो हमने पहले भी पढ़ी है, हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर अंडर रूट ए है और अंडर रूट बी है, बाकी आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो इसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आप अंडर रूट ए का स्क्वायर करोगे, फिर अंडर रूट बी का स्क्वायर करोगे, और फिर 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी कर दोगे। ठीक है, सो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमको इरेशनल नंबर को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आगे वीडियोस में हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी कि हम लोग इरेशनल नंबर के साथ में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला टॉपिक, इसको हम लोग कवर अप कर रहे होंगे एग्जांपल नंबर 16 से एग्जांपल नंबर 19 में। ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल नंबर 12 से लेकर एग्जांपल नंबर 19 तक के सारे एग्जांपल्स देख लेते हो तो आप बहुत इजीली एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर पाओगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। अब ये क्या है, तो देखो यहाँ पर कुछ लॉज हैं जो हमको याद होने चाहिए। अब इनका हमें यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए एक्सपोनेंट का। सो एक्सपोनेंट बेसिकली आप पावर से समझ लो। फॉर एग्जांपल वी हैव 3 स्क्वायर। सो यहाँ पर ये जो 3 की पावर में 2 है, ये क्या है, यही बेसिकली एक्सपोनेंट है। ठीक है, सो 3 की पावर में ये जो 2 है, ये 2 क्या है, एक्सपोनेंट है। अब देखो हमारे पास में है 4 क्यूब, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या होगा, 3। ठीक है, ये जो 4 की पावर में 3 है, ये बेसिकली क्या है, यही एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पर ये जितने भी लॉज हैं ये सब कुछ एक्सपोनेंट की फॉर्म में है ना। अब हमको एक चीज और समझनी है, वो क्या है, बेस। तो देखो 3 स्क्वायर में बेस क्या होगा, 3। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या हुआ था, 2, और ये 3 क्या है, ये है बेस। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था 4 क्यूब। 4 क्यूब में एक्सपोनेंट तो था 3 और बेस क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, सो देखो अगर हमारे पास में है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये कितना होगा, a की पावर m प्लस n। ठीक है, यहाँ पर क्या था, बेस सेम था, तो जब हमारा बेस सेम होता है तब पावर्स ऐड हो जाती है। अगर नहीं समझ में आया तो देखो here we have 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, विच मीन्स बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस बेस को एज इट इज लिख दो। ठीक है, बेस सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैं यहाँ पर भी 2 ही लिख दूंगी। उसके बाद ये जो पावर्स है इनका क्या करना है, इनको हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये तो था मल्टीप्लाई वाला केस। अगर हमारे पास में होता a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो यहाँ पर क्या होता, तो देखो यहाँ पर भी बेस सेम है ना। तो यहाँ पे हम लोग a एज इट इज लिख देंगे और पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, विच मीन्स a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में होता 3 की पावर 2 अपॉन में होता 3 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर 3 एज इट इज लिख देते और पावर्स को क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते। तो हमने सेम बेस का मल्टीप्लिकेशन वाला केस और डिवीजन वाला केस कर लिया। ठीक है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और अगर बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं a की पावर m की होल पावर n की। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम लोग बेस एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, a को a ही लिखेंगे
और पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, विच मीन्स m की मल्टीप्लाई किसके साथ में हो जाएगी, n के साथ में हो जाएगी, ठीक है। सो पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। व्हेन वी हैव सिंगल बेस, ठीक है, और उसकी पावर है और फिर उसकी होल पावर है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वो नंबर तो एज इट इज लिख देते हैं और उनकी पावर्स मल्टीप्लाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 की पावर 2 की होल पावर 3। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको 2 को एज इट इज लिखते हैं और पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच मीन 2 इंटू 3, ठीक है। अच्छा, हमने सेम बेस वाला केस तो देख लिया, लेकिन अगर पावर सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पावर सेम ही रखेंगे, ठीक है। a की पावर भी m है और b की पावर भी m है, ठीक है। सो पावर में तो हम लोग m ही रखेंगे और मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, a और b की कर देंगे, ठीक है। विच मीन्स a की पावर m इंटू b की पावर m कितना होगा, a b की होल पावर m, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है, ये कुछ लॉज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन आइडेंटिटीज और इन लॉज की हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा एग्जांपल्स का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग एग्जांपल्स का वीडियो देख लोगे तो आप लोग एक्सरसाइज को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। So that's pretty much for today. I hope this is fast figures to you. If you have any queries, feel free to comment.